हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर पेपर जियोग्राफी का PYQ क्वेश्चन पेपर। ये 23-27 वालों का जियोग्राफी का पेपर है जो 24-28 वालों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अच्छे नंबर के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पहले भी हमने बहुत क्वेश्चन आंसर करवा के रखा है। सेक पेपर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, AEC इंग्लिश, AEC हिंदी, इन सब का हमने करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजर जियोग्राफी PYQ क्वेश्चन आंसर ग्रुप ए में आप लोगों को पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, डेल्टा का क्या अर्थ है। डेल्टा वह त्रिकोणाकार भूमि है जो नदी के मुहाने पर बनती है। जहाँ नदी समुद्र या झील में गिरती है, यह भूमि नदी द्वारा लाई गई खाद मिट्टी के जमाव से बनता है। जो नदी द्वारा लाई गई खाद होता है, जो बहा कर लाता है अवसाद, उसके जमने से यह डेल्टा बनता है। उदाहरण दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एल नीनो क्या है। एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर का सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। एल नीनो प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जिसमें मध्य और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। तो इसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सूर्य तप किसे कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली वह सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, सूर्य तप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अपक्षय किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना बिखरना अपक्षय कहलाता है। मतलब कि यह अपने स्थान पर ही टूटकर बिखर जाता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है, अपने स्थान पर ही टूटकर बिखरा रहता है, तो उसे कहते हैं अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, महाद्वीपीय मग्न तट क्या है। महाद्वीपीय मग्न तट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मग्न तट होगा। महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र के नीचे स्थित वह उथला चौड़ा और समतल भाग है जो महाद्वीप के तट से समुद्र की ओर धीरे धीरे ढलान बनते हुए फैला रहता है। अब देखेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था। भू संतुलन के विषय में संक्षिप्त में लिखे। भू संतुलन के विषय में संक्षिप्त में लिखे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर है, भू संतुलन वह महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार पृथ्वी की भूप्रकृति अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत द्रव्य या मृदु मेंटल पर तैरते हुए संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह पर स्थित महाद्वीप, पर्वत, पठार और महासागरीय भाग अपने अपने भार और घनत्व के अनुसार मेंटल में डूबे या उठे रहते हैं। यदि किसी क्षेत्र पर भार बढ़ जाता है जैसे पर्वत निर्माण या हिमनदों का जमाव, तो उस क्षेत्र में भूप्रकृति नीचे की ओर धंस जाती है। जबकि भार कम होने पर जैसे जैसे अपरदन या हिमनदों के पिघलने से भूप्रकृति ऊपर उठ जाती है। इस प्रक्रिया को समस्थिति समायोजन कहा जाता है। भू संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। एयरी का सिद्धांत बताता है कि पर्वतों की जड़ें गहराई तक मेंटल में धंसी होती है, जबकि प्रेट का सिद्धांत घनत्व में भिन्नता के आधार पर भू संतुलन की व्याख्या करता है। बाद में हेस्केल और बेनिग्मिनिस ने भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। भू संतुलन का सिद्धांत पर्वतों की ऊंचाई, पठारों की स्थिति, भूकंपीय गतिविधियों तथा महाद्वीपीय उत्थान अवनमन को समझने में अत्यंत सहायक है। इस प्रकार भू संतुलन पृथ्वी की संरचना एवं भू आकृति विज्ञान की व्याख्या करने वाला एक मूलभूत सिद्धांत है। तो ये था 5 नंबर का एक क्वेश्चन, भू संतुलन के विषय में संक्षिप्त में लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 है, महासागरीय जल के गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी 5 मार्क्स का पूछा गया था। महासागरीय जल की गति से तात्पर्य समुद्र के जल में होने वाली विभिन्न गतियों जैसे लहरें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराओं से है। इन गतियों को अनेक प्राकृतिक एवं भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल की गति को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पवन है। स्थायी, मौसमी एवं स्थानीय पवनें समुद्र की सतह पर घूर्णन उत्पन्न कर जल की गति प्रदान करती है, जिससे महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का घूर्णन भी जल की दिशा को प्रभावित करता है, जैसे कोरियोलिस बल कहा जाता है।
जिसे कौन सा बल कहा जाता है? तो कोरियोलिस बल। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। महासागरीय जल की गति, तापमान और लवणता का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापमान में अंतर के कारण जल के घनत्व में भिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे उसमें धाराएं विकसित होती है। अधिक लवणता वाला जल भारी होकर नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जबकि कम लवणता वाला जल हल्का होकर ऊपर रहता है। महाद्वीपों की स्थिति एवं तटरेखाओं की बनावट महासागरीय धाराओं की दिशा को मोड़ देती है तथा इसकी गति को सीमित या तीव्र कर सकती है। इसी प्रकार समुद्र तल की बनावट जैसे गहराई भी जल की गति को प्रभावित करती है, क्योंकि जल की ऊंच नीच से धाराओं की दिशा बदल सकती है। इसके अलावा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल महासागरीय जल में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, जिससे जल की गति में परिवर्तन आता है। इन सभी कारकों में संयुक्त प्रभाव से महासागरीय जल की गति नियंत्रित होती है, जो वैश्विक जलवायु, मौसम प्रणाली तथा समुद्री जल पर गहरा प्रभाव डालती है। तो ये था आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे ग्रुप बी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 15-15 मार्क्स का है ये सारे क्वेश्चन यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भू आकृति विज्ञान क्या है? भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में विस्तार से लिखें। तो इसका परिभाषा दिया गया है, भू आकृति विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, मरुस्थल, तटीय भू आकृतियां आदि की उत्पत्ति, विकास, संरचना तथा उसके परिवर्तन की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन आंतरिक, अंतर्जात और बाह्य बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव पर आधारित होता है। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति बहुआयामी एवं गतिशील है। तो पहला भू आकृति क्या है? तो वैज्ञानिक प्रकृति। इसमें प्राकृतिक नियमों, प्रक्रियाओं और कारण परिणाम संबंधों के आधार पर भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील प्रकृति। भू आकृति स्थिर नहीं होती, वे निरंतर अपरदन, निक्षेपण और भूगतिक क्रियाओं में बदलती रहती है। अंतर विषयक प्रकृति। इसका संबंध भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से है। चौथा है व्यवहारिक प्रकृति। इसका उपयोग भूमि उपयोग योजना, आपदा प्रबंधन, सड़क बांध निर्माण, कृषि और पर्यावरण संरक्षण में होता है। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र। भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र व्यापक है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं। पहला है अंतर्जात क्रिया, विवर्तनिकी, भूकंप, जलवायु क्रियाएं तथा इनके द्वारा निर्मित भू आकृतियां। दूसरा है बहिर्जात प्रक्रिया, अपक्षय, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की क्रियाएं बहिर्जात प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अपरदन चक्र, डेविस, पैंक आदि के अपरदन चक्र सिद्धांत। तो डेविस और पैंक के अपरदन चक्र का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है नदी भू आकृतियाँ, घाटियाँ, जलप्रपात, बाढ़ मैदान, डेल्टा आदि। पांचवा है हिमानी पर्वत, काष्ठ एवं तटीय भू आकृतियाँ, हिमनदों, पवन, भूजल और समुद्री क्रियाओं से निर्मित आकृतियाँ। 6 है जलवायु और संरचना का प्रभाव। विभिन्न जलवायु एवं चट्टानी संरचनाओं के अनुसार भू आकृतियों का विकास होता है। विभिन्न जलवायु एवं चट्टानी संरचनाओं के अनुसार भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसमें निष्कर्ष दिया गया है, इस प्रकार भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह की विविध भू आकृतियों और उन्हें आकार देने वाली प्रक्रियाओं का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को समझने तथा मानव गतिविधियों को योजना बनाने में अत्यंत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 5 है वायुमंडलीय संगठन और वायुमंडलीय संरचना पर संक्षिप्त नोट लिखें। संक्षिप्त नोट लिखना बताया गया है वायुमंडलीय संगठन और वायुमंडलीय संरचना पर। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। वायुमंडलीय संगठन से तात्पर्य वायुमंडल की परतों, उनकी ऊंचाई, तापमान में परिवर्तन तथा उनमें होने वाली भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की व्यवस्था से है। तापमान के आधार पर वायुमंडल को प्रमुख रूप से 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। तो आप लोग बीच बीच में ऐसे इंग्लिश में भी लिखते जाइएगा, तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को आता है कुछ। तो अब हम देखेंगे क्षोभमंडल। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह के लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक फैला होता है और इसी परत में बादल, वर्षा, तूफान तथा सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्षोभमंडल की सतह लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक फैला होता है और इसमें सारे
मौसमी क्रियाएं जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान ये घटित होता है। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। मध्य मंडल में तापमान अत्यधिक गिर जाता है तथा उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाती है। तापमान में आयन मंडल स्थित होता है। तापमंडल में आयन मंडल स्थित होता है जो रेडियो तरंगों में परावर्तन में सहायक होता है। जबकि बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहाँ से गैसें अंतरिक्ष में विलीन होने लगती है। वायुमंडलीय संरचना से आशय वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूलकणों के अनुपात से है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन आदि गैसें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प और धूलकण भी वायुमंडल के महत्वपूर्ण घटक है। जलवाष्प वर्षा, बादल निर्माण और ताप संतुलन में सहायक होती है, जबकि धूलकण संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय संगठन और संरचना पृथ्वी के परत संतुलन, जलवायु, मौसम तथा जीवन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, चक्रवात किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इनमें 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करने के लिए बताया जाएगा और यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो चक्रवात किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चक्रवात वायुमंडल की वह अवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है और उसके चारों ओर की हवाएं दबाव ढाल के कारण घूमती हुई केंद्र की ओर प्रभावित होती है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। चक्रवातों का निर्माण तापमान, आर्द्रता, वायुदाब में अंतर, महासागरीय ऊष्मा तथा वायु द्रव्यों की पारस्परिक क्रिया के कारण होता है। इनके आगमन से तीव्र पवन, घने बादल, मूसलाधार वर्षा, बिजली, समुद्री ज्वार भाटा में वृद्धि तथा कभी कभी व्यापक विनाश भी होता है। मौसम विज्ञान में चक्रवातों का अध्ययन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्षा वितरण, मौसमी अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं की गहराई से प्रभावित करते हैं। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच विकसित होते हैं, जहां समुद्र सतह तथा तापमान सामान्य 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इनमें अत्यंत निम्न दाब का केंद्र, स्पष्ट नेत्र और उसके चारों ओर घना नेत्र दीवार पाया जाता है। ये अत्यधिक वेग की हवाएं, मूसलाधार वर्षा और समुद्री उफान उत्पन्न करते हैं। क्षेत्रानुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में हेरिकेन, पश्चिम प्रशांत में टाइफून तथा हिंद महासागर में साइक्लोन। दूसरा है शीतोष्ण या समशीतोष्ण चक्रवात, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य बनते हैं और उष्ण तथा शीत वायु द्रव्यमानों के मिलन से विकसित होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इनमें उष्ण अग्र और शीत उग्र की स्पष्ट उपस्थिति रहती है, जिसके कारण विस्तृत क्षेत्र में क्रमिक वर्षा और मौसम परिवर्तन होता है। और तीसरा है ध्रुवीय चक्रवात। ध्रुवीय क्षेत्रों की अत्यंत ठंडी परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि इनकी तीव्रता कम होती है, फिर भी ये बर्फबारी, शीतलहर और तेज ठंडी हवाएं चलाते हैं। निष्कर्ष दिया गया है, चक्रवात वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का एक जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जो पृथ्वी के तापीय संतुलन, जलवायु नियंत्रण और मौसमीय घटनाओं को प्रभावित करता है। इसीलिए चक्रवातों की समझ आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान दोनों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यहाँ प्रवाल भित्ति और ग्रहीय पवनों का संक्षिप्त नोट लिखने के लिए बताया गया और दोनों को करेंगे तब हमको मिलेगा 10 मार्क्स। ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो पहले हम देखेंगे प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति समुद्र में पाई जाने वाली जैविक संरचनाएं हैं जिनका निर्माण सूक्ष्म समुद्री जीवों, प्रवाल पोलिप्स द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव से होता है। यह भित्तियां प्रमुख उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में उथले, स्वच्छ तथा गर्म जल लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में विकसित होते हैं। सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता इसके विकास के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि प्रवाल और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। प्रवाल भित्तियां समुद्री जैव विविधता का प्रमुख केंद्र होते हैं और असंख्यक मछलियों व अन्य समुद्री जीवों को आपस
आवास प्रदान करते हैं। यह तटीय क्षेत्रों को समुद्री लहरों और कटाव से सुरक्षा देती है तथा मत्स्य उद्योग और पर्यटन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। संरचना के आधार पर प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती है: तटीय, बैरियर और एटोल। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, समुद्र में बढ़ते तापमान और प्रदूषण के कारण प्रवाल भित्तियाँ संकट में हैं। और दूसरा दिया गया था ग्रहीय पवनें। ग्रहीय पवनें, तो ग्रहीय पवनों में स्थिति पवनों ग्रहीय पवनों वे स्थायी पवनें हैं जो पृथ्वी की सतह पर निश्चित अक्षांशों के बीच वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में चलती रहती है। इनका निर्माण पृथ्वी पर वायुदाब की स्थिति, पट्टियों, तटीय विषमता तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण होता है। ग्रहीय पवनों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: व्यापारिक पवनें जो उपोष्ण उच्च दाब में विषुवतीय निम्न दाब की ओर बढ़ती है। पश्चिम पवनें जो उपोष्ण उच्च दाब से ध्रुवीय निम्न दाब की ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है तथा ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है। ग्रहीय पवनें महासागरीय धाराओं, वर्षा वितरण तथा वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानसून से आप क्या समझते हैं? इसकी उत्पत्ति एवं क्रियाओं का विषय में लिखिए। मानसून उस मौसमी पवन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वर्ष में अलग अलग समय पर पवनों की दिशा में स्पष्ट परिवर्तन होता है और इसके परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र में निश्चित ऋतु में वर्षा होती है। भारत की जलवायु में मानसून का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देश की कृषि, वनस्पति तथा संसाधन तथा आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु या मौसम। मौसम की उत्पत्ति का प्रमुख कारण स्थल और समुद्र के ताप में अंतर। ग्रीष्म ऋतु में भारत या उपमहाद्वीप अत्यधिक गर्म हो जाता है जिसके लिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि हिंद महासागर में अपेक्षाकृत उच्च दबाव रहता है। इस दाबांतर के कारण समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र पवनें प्रवाहित होने लगती है। मानसून की उत्पत्ति में अत्यधिक उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, तिब्बती पठार का अधिक ऊष्मन, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का भूमध्य रेखा के पार और कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाना तथा जेट स्ट्रीम की स्थिति भी महत्वपूर्ण प्रभावित भूमिका निभाती है। मानसून की गतिविधियों में ये आर्द्र दक्षिण पश्चिम पवनें भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पश्चिमी घाट से टकराती है और ऊपर उठने के कारण भारी वर्षा करती है। यही पवनें आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और उत्तर पूर्व भारत व गंगा के मैदानों में व्यापक वर्षा लाती है। हिमालयी पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें देश के भीतर वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार ताप-दाब, पवनों की दिशा और भौगोलिक अवरोधों के संयुक्त प्रभाव से मानसून की गतिविधियां संपन्न होती है जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। महासागरीय लवणता और भूकंप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो महासागरीय लवणता से तात्पर्य समुद्र या महासागर में जल में घुले हुए लवणों की मात्रा से है। सामान्यतः यह प्रति 1000 ग्राम समुद्र जल में घुले लवणों के ग्राम के रूप में व्यक्त की जाती है जिसे प्रतिशत प्रति हजार में मापा जाता है। महासागरों की औसत लवणता लगभग 35,000 प्रति मानी जाती है। समुद्री जल में प्रमुख रूप से सोडियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि लवण पाए जाते हैं। महासागरीय लवणता का वितरण समान नहीं होता बल्कि यह बाष्पीकरण, वर्षा, नदियों द्वारा लाए गए जल, हिम के पिघलने तथा समुद्री धाराओं से प्रभावित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक बाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक पाई जाती है जबकि अधिक वर्षा वाले और ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। महासागरीय लवणता समुद्री धाराओं, जल के घनत्व, समुद्री जीव जंतुओं तथा वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न वह प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन या झटके महसूस होते हैं। भूकंप का प्रमुख कारण भूप्रकृति में स्थित भ्रंशों के सहारे चट्टानों का अचानक खिसकना है जिससे संचित ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र तथा उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अपकेंद्र कहा जाता है।
भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने और इसके प्रभाव को मकेली पैमाने से मापा जाता है। भूकंप में जनधन की भारी होती है, इमारतों का ध्वंस, भूस्खलन तथा समुद्र में सुनामी जैसी आपदाएं उत्पन्न हो सकती है। अतः भूकंप भूगोल की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी प्राकृतिक घटना है। तो ये था आप लोगों का फुल पेपर का आपका आंसर भी हो गया और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।